बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। 8 सितंबर के जलसे के हवाले से हम बात करेंगे आज के शो के दौरान, और वही हुआ जो पीटीआई से एक्सपेक्ट किया जाता है। 8 सितंबर का जलसा भी अपने पीछे कुछ उसी तरह की तल्ख यादें छोड़ गया जो कि पीटीआई से अमूमन एक्सपेक्ट की जाती हैं और उससे मंसूब रहती हैं। इस जलसे के अंदर पीटीआई ने ना सिर्फ जो एक उनको एनओसी दिया गया था और उसकी 40 से ज़्यादा शराइत थी उसकी धज्जियाँ उड़ाईं, बल्कि अपने जलसे के दौरान कुछ इस तरह की स्पीचेस की कि बाद में उन्हें उसको भुगतना पड़ा। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ इस तरह के बयान दिए, इस्टेब्लिशमेंट को अपनी स्पीचेस के अंदर घसीटा। इसके अलावा बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी जो लीडरशिप थी उनको क्रिटिसाइज़ किया और नाजेबा और गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। उसके फिर रिपरकशंस आने थे, जिसके नतीजे में पीटीआई के जितने भी लोग थे उनमें से बेशतर को धर लिया गया और पुलिस उनको पकड़ कर ले गई और फिर बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन ये सारा कुछ शायद पीटीआई कुछ इसी तरह का चाहती थी कि इस तरह का जलसा हो, जलसे के अंदर हमारा कंटेंट, हमारी तकरीरें, हमारी स्पीचेस कुछ इस तरह की होंगी और उसके नतीजे में फिर शायद हमें गिरफ़्तार भी किया जाएगा, तो इस तरह से हम लाइमलाइट में आएंगे। तो हमारा यानी जो जलसा यानी अगर नाकाम भी हुआ तो एक तरह से मीडिया की जीनत बनेगा, उसके ऊपर टॉक शोज़ होंगे, डिस्कशंस होंगी, अखबारात के अंदर लीड्स लगेंगी। और आज सारा दिन यही कुछ होता रहा। आज के अखबारात की जो लीड्स हैं वो पीटीआई के जलसे के हवाले से हैं, उनकी लीडरशिप की गिरफ़्तारियों के हवाले से हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनके हवाले से हैं, और इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको यहीं से रिज्यूम करेंगे। जी वेलकम बैक। हम पीटीआई के जलसे के बाद की सूरत हाल को डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है इलियास साहब ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इलियास साहब, आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह से पीटीआई से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कुछ इस तरह का जलसा करेगी और वायलेशंस भी करेगी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहा है कि उसने माजी में जितने भी जलसे किए या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की उसके अंदर उन्होंने जो भी कवायद व ज़वाबित होते थे उनको तोड़ा और फिर उसके नतीजे में कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई। इसके अलावा उनकी जितनी भी लीडरशिप थी उस जलसे की, उसने कुछ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जो कि किसी को नहीं पसंद आई और सबकी पगड़ियों को उछाला। और आज सारा दिन उस हवाले से डिस्कशंस होती रहीं, बातें होती रहीं। और फिर जब यानी बानी पीटीआई ने यह कहा कि जी मैं अली अमीन गंडापुर ने जो भी कहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं किसी ऐसे शख्स को जो कि इस सब किए कि माफ़ी मांगेगा उसको मैं अपनी पार्टी में भी नहीं रखूँगा। जी इलियास साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी इलियास साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही। सवाल मैंने किया, आपने सुन लिया? हाँ जी, सवाल किया जिसमें वो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई ने कह दिया कि जी एहतजाज करना है, जिस तरह की उन्होंने सख्त लैंग्वेज यूज की है, तो उस पर मैं किसी किस्म की माफी नहीं मांगूंगी। तो जाहिर है फिर पार्टी का ये बयानिया यही है कि इस तरह के अग्रेसिव होकर उन्होंने बातचीत करनी है जिससे पूरी कौम हर्ट हो, जिससे सारा सिस्टम खराब हो, इस मुल्क में इंतशार फैले। तो फिर उस पर क्या किया जा सकता है? अगर है कि उनको जेल में रखा हो तो उनको गुस्सा है, तो वो फिर कोर्ट पे केसेस चल रहे हैं, तो उसको फेस करें, उनको मसले को इस तरह सुलझाने की बजाय इस तरह अगर दूसरा इकदाम करेंगे 9 मई वाली सूरत हाल पैदा होगी मुल्क में, फिर अफरा तफरी होगी और इस तरह की सूरत हाल पैदा होने की वजह से सारी खराबी होगी। तो इसलिए मसले को जो जुबान कम से कम अगर जलसे में जाते हैं तो उससे आप अपने पूरे पार्टी के जो कारकुन हैं उनको अपने लाइन देनी है कि किस तरह उन्होंने अपनी जद्दोजहद करनी है, अपनी स्ट्रगल करनी है कि अपनी पार्टी को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए। तो अगर रास्ता उनको जो बताएंगे वो उसी रास्ता इख्तियार करेंगे, तो जो इस रास्ता इख्तियार करने की वजह से मुल्क में इंतशार फैलेगा, अफरा तफरी फैलेगी, तो जो मसाइल हल होने की बजाय ये उलझते जाएंगे। तो अब जो जो कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात होंगे, इस तरह की जो सूरत हाल होगी,
तो वो भी अब वो इस तरह की सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि मुज़ाकरात बिल्कुल हो सही। जाएंगे, जैसे जैसे मसला मसला बनने की बजाय बिगड़ जाएगा मजीद। तो इससे देख लें आप, पहले ही देख लें आपकी मुल्क की जो इकॉनमी है, इन दोनों सियासी जमातों की वजह से इक़्तिदार हासिल करने के लिए उन्होंने भी यही के हरबा इस्तेमाल किया था। अब ये भी इसी तरह हरबा इस्तेमाल करके, तो अल्टीमेटली सारा जो नुकसान है वो अवाम का है। अवाम को फेस करना पड़ती महंगाई भी, और यही महंगाई और जो कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जिसकी वजह से देखें बिजली के जो मुआहदे किए गए उसमें असल बंदों को नहीं पकड़ा जाता कि क्या किया जी जाए, ठीक है, ठीक लोगों को है। किस तरह रिलीफ दिया जी जाए। ठीक है लियाज साहब, आसिफ साहब आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि अब हम किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद कर लिए हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई और सियासी जमात हो। तो अब इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? आप लोग फिर भी उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। ये मैं बड़ा इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आपने कहा कि अब बानी पीटीआई ने कह दिया कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि कब कहा था बानी पीटीआई ने कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और कब उन्होंने किसी के साथ मुज़ाकरात किए? वो तो कभी भी किसी के साथ वो तो फाशिस्ट हैं, वो फाशिज्म की बात करते हैं और वो ये समझते हैं। और देखें, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि बानी पीटीआई ने जब अपने वर्कर से ये कहलवाया कि बानी है तो पाकिस्तान है, अगर बानी नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, तो वो तो इस किस्म के फाशिज्म की बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कभी भी उन्होंने आज तक मुज़ाकरात की टेबल पे वो बैठे ही नहीं है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। इलियास साहब आपकी तरफ आते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात थी, उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी पार्टी के अंदर 6 लोग मुतय्यन किए हैं जिनको मैंने ये एम्पावर किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। तो उससे पहले जो तासुर दिया जा रहा था वो यही था कि हमारे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे किसी भी लेवल के ऊपर। अब 6 लोग कहाँ से आ गए जो कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे थे? देखिए, मुज़ाकरात जो कह रहे थे ना, तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी ये चलती रहती है। ये इनके मुज़ाकरात करने के लिए बीच में लोग बीच में आते रहे हैं कि इनके से बातचीत की जाए। अब जाहिर है जो बात होगी तो फिर वो बात सामने आ जाती है कि उन लोगों आपस में, ये खुद डायरेक्टली तो नहीं कर रहे, डायरेक्टली इसलिए तो कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं कर रहे। जाहिर है कोई कहते हैं जोड़ तोड़ किसी तरीके से की जाए, कोई रिलीफ मिले, किसी तरह कोई ना कोई ऐसा इक़दाम हो। तो जब पॉलिसी इनकी इतनी सख्त है कि जो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जी इनकी गवर्नमेंट बहाल की जाए, जो गवर्नमेंट मानने के लिए इनकारी है, और फिर इनके कारकुन रिहा किए जाए, 9 मई वाले स्टेटस को खत्म किया जाए। तो यही चीजें गवर्नमेंट कभी किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट को पता है कि इक़्तिदार में अगर उनको इक़्तिदार में लाते हैं तो फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जो एक है ये अना की गेम है, आपस में एक दूसरे से खींचा तानी जारी है, इक़्तिदार खींचने के लिए ये लगे हुए हैं। इलियास साहब, तो ये यानी एक और दिलचस्प बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। तो वो क्या धोखा था? जलसे के हवाले से था या कोई और कमिटमेंट की थी एस्टेब्लिशमेंट ने बानी पीटीआई के साथ जिसको उसने जो है वो फुलफिल नहीं किया? ये तो देखें, जो धोखा दिया है गवर्नमेंट क्या धोखा नहीं, दिया? गवर्नमेंट ने नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया। एस्टेब्लिशमेंट तो इनके पास आई नहीं है। मुज़ाकरात के लिए ये कहते रहे कि जी मैं मुज़ाकरात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट के नंबर 1 से करूंगा, उनसे जाके उनसे बातचीत करेंगे और उसके लिए मुज़ाकरात उनसे करेंगे। जब जो 2-3 दफा का, तो फिर वो तो कोई नहीं आए मुज़ाकरात के, वो तो मुज़ाकरात ही नहीं करने चाहते इस बात पर। ये तो पॉलिटिकल जो है हायरार्की वो चाह रही है कि जी मसले को सॉल्व किया जाए किसी तरीके से, लेकिन वो तो उधर जाके कोई ऐसा मसला सॉल्व ही नहीं हुआ। ना उन्होंने इनकी कोई बात माननी है, ना कोई इस पर मुज़ाकरात किए हैं। जी सही। इलियास साहब, मुझे इल्म है कि आपको जाना है, आखिरी सवाल। और ये भी कहा बानी पीटीआई ने कि जी हम अगला जो जलसा है लाहौर के अंदर 21 सितंबर का, वो हमें एनओसी मिले या ना मिले, हम ये जलसा लाहौर के अंदर जरूर करेंगे। देखिए जी, लाहौर में तो उन्होंने कहा है कि जलसा करना है, हर सूरत में करना है पीटीआई की जानिब से, और इसके लिए दरख्वास्त भी दे दी उन्होंने। अभी दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं हुआ। जाहिर है इस पर जो हमेशा एक एक्सरसाइज होती है, कोशिश की जाती है कि इनको लीगली मिल जाए, कोई तरीका कार हो जाए इस पर, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट की जानिब से यही
जो मौका अख्तियार किया जा रहा है कि वो किसी की तरह हमको इजाजत नहीं देंगे कि लाहौर में जलसा करने की। तो लाहौर में वो जलसा जो करना चाह रहे हैं वो तो उसके लिए भी जो तैयारियां शहरियां तो कोई नहीं देखने में आई। अभी तो यही देख रहे हैं पकड़ दकड़ का जो अमल जारी है, तो उस पर देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी हद तक कामयाब होती है कि पकड़ दकड़ करके लाहौर का जलसा, क्योंकि गवर्नमेंट की जानब से तो हर अता तारड़ साहब का देख लें, उस्मा बुखारी का देख लें, हर तरफ बयान दे रही है कि हम जलसा नहीं करने देंगे। जैसे राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि वो अटक के पुल तक भी आ जाए तो फिर देखते हैं, बात करते हैं। तो ये गवर्नमेंट इतनी सख्त हो रही है तो देखें जाहिर उन दिनों में 21 तक तो बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी, जिसकी वजह से तमाम जो सूरत हाल है वो क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही कि क्लियर हो जाए, कोई ऐसा उसमें कोई ना कोई रिजल्ट आ जाए। कोई जलसे को इस तरह गवर्नमेंट की जाने से भरपूर तरीके से है कि कामयाब ना होने दें। अब देखना है दोनों में एक दफा फिर जंग होगी, और आपने देखा इस्लामाबाद में जो भी जिधर भी है जंग तो होगी, यहाँ लाहौर में भी होगी, रास्ते बंद करेंगे, फिर लोगों को वही मुश्किलात का सामना। वो एक ये मसला है कि उनका यही है कि हमारे साथ जो है हर तरीके से मसला हल किया जाए कि किसी तरीके उनको जलसा करने के लिए। तो जाहिर है ये कोर्ट में तो जाएंगे, एक दफा भरपूर तरीके से कानूनी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला है, अगर कोई इजाजत दे दी जाती है तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट नहीं करने देगी उनको। जाहिर है कोई ना कोई तरीका करेगी, पकड़ दकड़ होगी और वही मार कुटाई होगी और फिर वो जलसे को करने नहीं देंगे, या ना को स्टेज लगाने देते हैं। क्या सूरत हाल है ये तो उस बिल्कुल सही। इलियास साहब, ये यानी अपनी गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस हैं, जबकि हमने ये भी देखा कल काजी फायज ईसा साहब ने ये बरमला कहा कि मुझे तौसी नहीं चाहिए, और अगर कोई और तौसी लेना चाहता है तो आप उसको दे दीजिए, मैं अपनी टनोर ख़त्म करूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। आसिफ साहब आपकी तरफ आते हैं, आसिफ साहब, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, इलियास साहब ने कहीं जाना था। पीटीआई ने अपने जलसे के दौरान बड़ी गैर मुहज़्ज़ब और गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की, इसके अलावा जो इन क़वायद व ज़वाबित थे इलेक्शन के उनको वायोलेट किया, और आप लोगों ने कुछ उनके यानी कायदीन को पकड़ा और उसके बाद छोड़ दिया, और फिर आपने देखा कि जी जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो उनके ऊपर मेहरबान हो गए, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए, और फिर ये भी कहा कि जी पार्लियामेंट लॉजिस से उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था। तो आपकी तरफ से इतनी भी एक तरह से उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि आज जब मीडिया टॉक कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब, तो वो ये फरमा रहे थे कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है कि 7 बजे का टाइम हो तो 8:30 बजे अगर आप जलसा खत्म करें तो कोई आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मैं तो ये समझता हूँ, और मेरा ख्याल था कि बैरिस्टर गौहर बैरिस्ट्री जो है वो यकीनन यूके से करके आए होंगे और उनको थोड़ा बहुत जरूर इल्म होगा कि यूके में क्या स्टाइल है और कैसे लोग जलसा करते हैं। आपके एक डेट देते हैं, टाइम देते हैं, और आप बंदों की तादाद देते हैं, और एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, वहां पे जाना होता है, उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली चले जाना है। और ये देखें, आज अगर ये इतराज कर रहे हैं कि हमारा एक जलसा था तो इन्होंने 7 बजे की बजाय, हालांकि 8:30 बजे नहीं 9:30 बजे 10 बजे तक ये वहां पे रहे, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपके इल्म में नहीं है शेख साहब कि इन्होंने 40 निकात का एक जो MOUs थे उसके ऊपर साइन किए थे? क्या इन्होंने ये एग्री नहीं किया था कि हम शाम 7 बजे जलसा गाह को खाली कर देंगे? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि जो रास्ता हमें आप इन होने का और जो रास्ता हमें एग्जिट होने का देंगे हम उसी को इस्तेमाल करेंगे? नहीं, वो तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जिनका मैंने जिक्र भी किया है, वायोलेशन की उन्होंने उन सारी यानी शराइत की, और उसके बाद गैर मुहज़्ज़ब ज़बान भी इस्तेमाल की। तो उसके बाद उनकी जो कदगन थी या उनकी पनिशमेंट बनती थी, उसके बाद फिर आप लोगों का क्या यानी रिस्पॉन्स आया? क्या आप लोगों ने कहा कि जो पार्लियामेंट लॉजिस से जिसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको छोड़ दिया जाए और उसके ऊपर मुकदमा भी ना बनाया जाए, और फिर उन लोगों को देखा जाए जिन लोगों ने उनको पार्लियामेंट लॉजिस से गिरफ्तार किया? तो ये जो पार्लियामेंट लॉजिस है इनकी क्या सैंक्टिटी है, हमारे साथ शेयर कीजिए कि कोई भी बंदा जुर्म करे पार्लियामेंट लॉजिस में चला जाए कि इसलिए वहां से कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। देखिए सर, मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर कोई भी शख्स हो, क्या अगर कोई MNA हो या कोई उनका किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर हो,
क्या वो अबव द लॉ है? कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। अबव द लॉ कोई शख्स नहीं है, अंडर द लॉ है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप कुछ ऐसी रवायत डालना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को जो मेंबरान पार्लिमान हो, अगर वो कानून से मुस्तस्ना हो जाए और तो फिर उनको कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। और दुनिया का कोई आइन और दुनिया का कोई कानून जो है वो किसी मेंबर पार्लिमान को इस तरह का इस्तिस्ना नहीं देता कि अगर आप अपने घर में सोए तो आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर पार्लिमान का इजलास चल रहा हो तो पार्लिमान में से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने इस तरह की कोई पार्लिमान के इजलास के दौरान अंदर से निकलते हुए गिरफ्तारी की है तो उसके मुतल्लिक जो है वो कानून जो है वो बड़ा वादे है, उसकी यकीनन पासदारी की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप इजलास खत्म होने के बाद वहां से निकले ही इसलिए कि हमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, आपने जानबूझ के जलसा किया कि हम वायलेशन करेंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे और हम बानी पीटीआई को दिखाना चाहते हैं कि हमने आपको रिहाई करने के लिए, आपको जेल से निकालने के लिए जलसा किया, तो हमारे साथ ये एफआईआर दर्ज हुई। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी प्रोग्रेस शो करने के लिए। और ठीक है बाजवा साहब, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से रिज्यूम करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को जिस तरीके से ज्यूस जो है। बाजवा साहब, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से रिज्यूम करेंगे। जी वेलकम बैक। हम बानी पीटीआई के उस रेस्पॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि उन्होंने जलसे के अंदर जो पार्टी लीडर्स ने कुछ इनहराफ किया था और कुछ ज़वाबित की वायोलेशन की थी और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और बाद में उनकी रिहाई भी मुमकिन हुई। और उसके बाद बानी पीटीआई ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जो बयानात जारी किए उस हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और ग़ुलाम अब्बास हरल साहब जो कि माहिर क़ानून है। ग़ुलाम अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आसिफ बाजवा साहब, आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई का एक बड़ा यानी दिलचस्प बयान सामने आया है कि जी मुझे तो ये कहा गया था कि आपके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसके लिए ये करना होगा आपको कि आप 3 साल खामोश रहें। तो ये किससे उनको गारंटी मिली थी? किसने उनके साथ ये बात की थी या डील करने की कोशिश की गई थी? आपकी पार्टी ने, कोalition गवर्नमेंट ने, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने? इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ इसलिए हमारे सामने नहीं आ पाता कि DG ISPR वो कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करते हैं वो ख़ास मौजू के ऊपर होती है और फिर शायद उस तरह से सवाल जवाब का जो सेशन है वो भी नहीं होता। तो एक तरह से यानी बहुत सारे सवालात तिश्ना रह जाते हैं। आप इस हवाले से आपकी जो फ़िक्र है, दानिश है, वो क्या कहती है? देखिए, जिस तरीके से बानी पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा से ही पहले बात को करते हैं और बात को बिल्कुल ना सोचते हैं ना समझते हैं, और जब वो बात कर लेते हैं, सियाने बंदे तो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन बानी पीटीआई बात करने के बाद जो है वो बात को सोचते हैं और उसके बाद फिर उससे बैकआउट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी से बातचीत नहीं करना चाहता। वो इससे पहले ये कहते रहे हैं कि ये मुझसे बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से ये कहते रहे हैं मुझसे बात करें, फिर ये कहते रहे हैं कि आप कोई नुमाइंदा ही मुकर्रर कर दें, मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छे सेक्रेटरी को नामजद कर दिया है, वो बात कर लें, लेकिन हम किसी सियासी जमात से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और MKM से बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इस तरह। और अब ये कहते हैं कि मुझे उन्होंने ये मैसेज भेजा कि इसके पहले तो हालांकि आपको इस बात का इदराक है कि DG ISPR ने जब भी एक कोई टॉक शोज पे तो वो बात नहीं करते, लेकिन जब वो खुद वो मीडिया को बुला के बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कई दफा कि हम किसी भी सियासी आदमी से जो अपने आप को सियासी कहता हो लेकिन वो 9 मई के वकूए का जिम्मेदार हो, हम उससे किसी भी सूरत बात नहीं करना चाहते। तो अब इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है कि ये बात करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि जी ठीक है। ये क्या खामोशी, मतलब ये कि अगर ये खामोश ना रहे तो फिर क्या करेंगे, और अगर ये खामोश रहे
तो फिर क्या करेंगे? सही है। गुलाम अब्बास साहब आपकी तरफ आते हैं। एक और है। बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि जी जो अली अमीन गंडापुर ने जो भी कहा है, मैं उसकी बैक पे खड़ा हूं, मैं उसकी माफ़ी नहीं मांगूंगा, और हर ऐसा पॉलिटिशियन है, हर ऐसा वर्कर जो कि उसकी माफ़ी मांगेगा, उसकी मेरी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। अली अमीन गंडापुर के जो भी जज्बात थे वो इस कौम की तर्जुमानी करती है। आपने भी वो ऑडियो और वीडियो सुनी होगी जो अली अमीन गंडापुर ने पंजाब की यानी इस वक्त जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है उनके हवाले से जो स्टेटमेंट जारी किया, और इसके अलावा जो यानी जो दीगर गुफ्तगू की, आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, पंजाब की सीएम के हवाले से जो उन्होंने बात की, या किसी भी और खातून के बारे में कोई भी बात किसी ने की हो और उसमें नाजेबा अल्फाज का चुनाव हो, तो मेरे ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। ना इस तरह के बड़े जो ओहदेदार हैं, सियासतदान हैं, उनको ये बातें जेब देती हैं। लेकिन जहाँ तक तल्लक है, देखें उसके बाद जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हुई, और जिस तरह पार्लियामेंट की तौकीर को मिट्टी में मिला दिया गया, मैं समझता हूं कि जो भी ये करने वाले हैं पार्लियामेंट से अंदर गिरफ्तारियां, और जिनके अहकामात से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सबको जो है कानून के दायरे में लाना चाहिए, और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, उसका फिर क्या रास्ता हो? उन्हें शायद इल्म था कि हमने जलसे के अंदर ये कवानीन तोड़े हैं तो उसकी हमें सजा मिल सकती है, और फिर मुमकिन तौर पे जो छुपने की बेहतरीन जगह हो सकती है वो पार्लियामेंट लॉजेज हो सकती हैं, इसलिए वो लोग वहां चले गए। तो इसका फिर एक और दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाता? पुलिस बाहर वेट करती कि जब वो लोग बाहर आते तब उन्हें गिरफ्तार किया जाता। वो ये भी हो सकता है कि वो लोग बाहर ही ना आते। देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने अंदर कितने अरसे के लिए रह सकते थे, कितने वक्त के लिए रह सकते थे? उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने बाहर आना था, और स्पीकर जो हैं पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं, उनसे उससे पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी। और आप इस हवाले से, ये इन सब जमातों का इम्तिहान है, चाहे उसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, दीगर जमातें जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, ये जो है एक जमात की गिरफ्तारियां नहीं है, ये पार्लियामेंट के ऊपर एक स्टिग्मा लग चुका है। अगर इस स्टिग्मे को और इस दाग को धोना है तो जो मुनासिब और कानूनी कार्रवाइयां बनती हैं उनके खिलाफ की जाए, और जो इसमें मामलत जिन्होंने की, जिन्होंने अहकामात सादर किए, और उन सब के खिलाफ जो है मैं कहता हूं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है बाजा साहब, तो फिर अगले जलसा जो लाहौर में PTI करने जा रही है उसको आप लोग NOC दे रहे हैं, और आप लोग तैयार हैं कि इसी तरह की जबान और इसी तरह के अल्फाज और जिस तरह से आप लोगों को आपकी लीडरशिप को मुखातिब किया, फिर से वो सब चीजें सुनने के लिए? देखिए, गैर इखलाकी जबान जो है हमने उसका हमेशा से उसकी मजम्मत की है, लेकिन गुलाम अब्बास साहब आपका पॉइंट आ गया। गुलाम अब्बास साहब आपका पॉइंट आ गया है। अब हम आसिफ बाजू साहब जी प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं सरल करता हूं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये उन्होंने एक गीदड़ बबकी लगाई है कि हम लाहौर आएंगे, 15 दिन के अंदर बानी को रिहा करवाएंगे। कतई तौर पे वो ना जलसा करेंगे और ना उनमें ये करने की उनकी कोई प्लानिंग है। उन्होंने सिर्फ ज्यूश लॉबी को, यहूदियों को बताना था कि हम पाकिस्तान के अवाम को लेकर के बानी PTI को रिहा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से सहूनी ताकतें और जो ज्यूश लॉबी है वो मुतहर्रिक हुई हुई है बानी PTI को रिहा कराने के लिए, आपको भी, मुझे भी और इस कौम को भी ये इस बात का इदराक हो चुका है कि ये कौन लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले भी इन्होंने इजाजत नहीं दी, और जब भी इन्होंने इजाजत मांगी ये चूंकि करना ही नहीं चाहते थे। आज भी ये सिर्फ और सिर्फ ये गीदड़ बबकी है, ये ना आना चाहेंगे। ना ही मैं ये समझता हूँ कि ऐसे नासर को हम इजाजत देनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को, स्टेट को, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पता है कि जिस तरीके से 2014 के धरने में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना को कि उनके विजिट को सैबोटेज करने की कोशिश की थी। आज भी इनके इल्म में है कि चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये उसको दौरे को नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान की इकानमी को मजीद खराब करने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं।
और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं, जो कहते हैं कि अगर पानी नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो मैं ये गुलाम अब्बास साहब, एक छोटा सा सवाल और उसके बाद फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। जो जलसे के जो रिपरकशन सामने आए, जो जिस वक्त जो सूरत हाल है, उसके मुताबिक लगता ही है कि सिर्फ यानी गालियां और बदजबानी और यानी इस तरह की सूरत हाल सिर्फ रजिस्टर करवा पाई है पीटीआई। उसका जो एजेंडा था, जिस मकसद के लिए उसने ये जलसा करना था, या उसके अंदर जो पैगाम देना था, वो तो कहीं खो गया है। वो तो इस वक्त किसी की जबान के ऊपर नहीं है, कोई उसको सुन नहीं पाया। अब कुछ और तरह की बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं इस जलसे के हवाले से। देखिए, उसके बाद भी जो रिस्पॉन्ड आया वो भी बड़ा गलत था। उसको किसी तरीके से जो है उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। ना पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों को जस्टिफाइड किया जा सकता है, ना इस बात को जस्टिफाइड किया जा सकता है कि आप पंजाब के अंदर दाखिल होकर दिखाएं। देखिए, पंजाब जो है वो पख्तूनों का भी है, जैसे जो पंजाबियों का पख्तूनख्वा है केपीके जो है, जैसे पंजाबियों का बलूचिस्तान है, जैसे बलोचों का पंजाब है। ये लेकिन हमने ये भी देखा कि पंजाब से बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने जलसे के अंदर शिरकत की, और यूं लग रहा था जैसे सारे लोग केपी से आ रहे हैं। का नारा जो लगाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक खेल है। जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। काजी फाइज ईसा साहब ने कह दिया है कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो उन्हें एक्सटेंशन क्यों नहीं चाहिए, या इसका फिर पाकिस्तान की जो जुडिशरी के अमूमी हालात हैं और इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ हमेशा से रेलेवेंट रहती है और उसके ऊपर डिबेट होती रहती है, वो ये कि जी जितने भी पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं उनके सरबराहान को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कल फुल कोर्ट का इजलास था और काजी फाइज ईसा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, कोई और एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आप उसको दे दीजिए। इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, उन काजी फाइज ईसा साहब की जो मौजूदगी है वो बहुत यानी रेलेवेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जी मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मगर दूसरी तरफ हमने देखा कि बानी पीटीआई ने कल जो है मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जी काजी फाइज ईसा जो है वो पाकिस्तान की तारीख के जानिबदार तरीन जज हैं। आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं। काजी फाइज ईसा तो अपने कंडक्ट से, अपनी गुफ्तगू से, अपने रवैये से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी जानिबदार नहीं हैं, जबकि उनके ऊपर इतनी शिद्दत के साथ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी जजेस की कमेटियाँ बनती हैं या फिर जिस तरह से मुख्तलिफ़ केसेस उनको असाइन किए जाते हैं, तो बिल्कुल एक बदला हुआ निज़ाम है। जो उससे पहले होता था वो वाला नहीं है। पहले तो यानी केस को देखकर लोग ये फ़ैसला कर लेते थे कि अगर ये वाला केस फ़लान जज के पास गया तो इसका फ़ैसला क्या आएगा। अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है। रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो मुख्तलिफ बेंच बनाते हैं और फिर जो है वो जितने भी केसेस होते हैं वही असाइन करते हैं कि कौन सा जो केस है वो किस बेंच के पास जाएगा या किस जज के पास जाएगा। तो एक तरफ यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो एक्सटेंशन भी नहीं लेना चाहते, बेंचेस बनाने के हवाले से और फिर मुख्तलिफ केसेस असाइन करने के हवाले से वो न्यूट्रल हो गए हैं, रजिस्ट्रार की ड्यूटी लगा दी है, जबकि उसके मुकाबले में उन्हें इतना रगेदा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो शायद तारीख के जानिबदार तरीन जज है। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो किरदार होता है माली का या ट्रैक रिकॉर्ड है किसी भी शख्स का, वो बड़ा काबिल गौर होता है। काजी फाइज ईसा साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है। उन्होंने कभी भी बदनीति और बददियानती पर मबनी फैसले नहीं किए। हमेशा से गैर जानबदार जज के तौर पे उनकी रेपुटेशन जो है वो डेवलप हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले बेशुमार जजेस आए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेपी बने, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं किया जो इन काजी फाइज ईसा साहब ने किया। इन्होंने जिस तरीके से आप फरमा रहे थे कि कभी भी खुद किसी भी केस का फैसला नहीं किया कि इस केस को फलां जज साहब सुनेंगे। हालांकि इससे पहले साकिब निसार साहब हो या मैं सबके क्या नाम लेने हैं, या बिंदयाल साहब हो या कोई दूसरे हो,
जब भी कोई केस आता था तो मखसूस जजेस जो मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली का हो या PMLN का हो तो उनके लिए मखसूस जजेस थे, और अगर PTI के लिए फेवर में जाना होता तो उनके लिए मखसूस जजेस थे। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि इन्होंने तो मेरिट का एक नया तरीकाकार वदा कर दिया है कि गैर जानबदार जजेस जो हैं, जो सबॉर्डिनेट जजेस हैं, वो खुद फैसला करें कि ये केस जो है किसके पास जाएगा। इससे ज्यादा मेरिट की बात और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। गुलाम अब्बास साहब, आप कैसे देखते हैं उनकी इस बयान को? क्योंकि आपने देखा कि ये बहुत रेयर है, किसी चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी चीफ जस्टिस आए, जाहिर है कि बहुत लक्रेटिव जॉब होती है ये वाली, सबकी ख्वाहिश यही थी कि हमें एक्सटेंशन मिले। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जितने भी दूसरे इदारे हैं उनके सरबराहान सबकी ये ख्वाहिश होती है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। वो शायद इस तरह की जो जॉब होती है या फिर किसी भी इदारे का हेड बनना होता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो आप किस तरह से व्यू करते हैं उनके इस स्टेटमेंट को? मैं ये समझता हूँ कि काजी फायद ईसा साहब का रवैया, काजी फायद ईसा साहब की स्टेटमेंट और उनका जो उन्होंने बड़ी तरतीब और तफसील के साथ कैटेगरिकली वादे कर दिया। आपका पॉइंट आ गया। मैं गुलाम अब्बास साहब से इसका जवाब लेने की कोशिश कर रहा था। जी गुलाम अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शेख साहब, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है और जो इंसानी रवैये हैं वो यही हैं आज तक जो है कि जो कुछ कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा वो वही करता है, जो आके वो जो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। आप देख लें तो आपको क्या लगता है वो एक्सटेंशन ले लेंगे? मतलब आपने ये जो बात की, पहले जो चीफ जस्टिस बनने से पहले जो है वो काजी साहब ने बड़े इंडिपेंडेंट फैसले दिए और बड़े अच्छे जज के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही वो चीफ जस्टिस बने उसके बाद आप देख लें, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूं, मिसालें दे देता हूं कि ये जो बल्ले वाला केस था एक जमात से लिया गया PTI से, वो मैं समझता हूं कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं था। और उसके बाद जो है PTI ने इनके सामने जो है कई बार ये अपनी दरखास्त पेश की कि हमारे किसी भी केस में आप ना बैठा करें, आप उस बेंच से अलग हो जाया करें। तो इखलाकी तौर पे इनके ऊपर फर्ज बनता था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी किसी के ऊपर जो है वो सामने आता ये जाहिर कर दे कि मुझे इसके ऊपर एतबार नहीं है, इस तरह से तो फिर यानी कौन सुनेगा किसका मामला? विदाउट रीजन ये कैसे हो सकता है? फिर तो कोई जज बाजवा साहब और बहुत सारे जज साहबान मौजूद हैं, आप किसी और बेंच में भेज देते तो ये बड़ा, मैं समझता हूं कि इन्होंने वहां पे जबरदस्ती उस बेंच में बैठे रहे और इससे जो इंप्रेशन है वो यही क्या कि ये इन केसों जो जितने भी मुकदमा थे PTI के उनमें ये इनका जाती जो है वो दिलचस्पी शामिल थी। और उसके अलावा आप देख लें ये जब से चीफ जस्टिस बने हैं ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं, बीइंग ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, के लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं, लोगों की जो दस्तूरी जमानतें हैं वो गैर महफूज है इस मुल्क में। अब बिल्कुल सही। आसिफ बाजवा साहब, आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं। गुलाम अब्बास साहब आपका पॉइंट आ गया। गुलाम अब्बास साहब आपका पॉइंट आ गया। आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं। ये एक तासुर है, ये शायद PTI ने बना लिया है किसी और ने, कि शायद काजी फायज ईसा साहब के दिल में आपके लिए कोई नरमगोशा है। ये वो नरमगोशा नहीं है, वो PTI के लिए उनके जज्बात अच्छे नहीं चले, आप इसको इस तरह से फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो क्या हो सकता है कि जब वो चले जाएंगे, अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती है, तो इस वक्त यानी आपकी जो पोजीशन है पार्लियामेंट के अंदर और फिर जो आने वाले दिन है, आने वाला जो वक्त है, उससे आप लोग मुतासर हो सकते हैं, आपकी पार्टी मुतासर हो सकती है? सर मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो मेरे मौसम कह रहे थे कि काजी फायद ईसा साहब और इस तरह, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर काजी फायद ईसा साहब जो है वो बायस्ड होते तो इमरान खान के तमाम केसेस में वो बेल आउट ना हो चुके होते। वो आज भी किसी ना किसी बेल में खारिज होती है उनकी बेल और वो अंदर होते हैं। आज मेरा ख्याल है कि मासवाए 1 मिलियन पाउंड जो है 190 मिलियन पाउंड उसमें और अल-कादा ट्रस्ट के अलावा सब जो केसेस हैं उनमें बेल आउट हो चुके हैं। और यही गैर जानबदारी जाहिर करती है कि काजी फायद ईसा ने गैर जानबदारी का मुजाहरा किया है। और अगर आप बिंदियाल साहब का और साकिब निसार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हम ये कहते हैं कि आप इस पे फुल कोर्ट ही बना दें, लेकिन उन्होंने कभी भी फुल कोर्ट नहीं बनाया।
और अपनी ही मर्जी से। हम भी हमेशा कहते हैं कि ये जजेस जो है मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब को ना बिठाए, लेकिन ये सब वो खुद भी बैठते रहे और वो जजेस जो 4 के 4 थे, 4 का टोला था, वो सब के सब हमारे खिलाफ बैठते रहे। आप वो सब बातें ना भूल जाए। तो मैं ये समझता हूँ हमें कोई किसी किस्म के कोई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। जो भी जज आएगा, जो मेरिट जाएगा, इंशाल्लाह कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसले होंगे। जो भी होगा हम देखेंगे और फेस पहले भी करते रहे हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह फेस। सही। गुलाम अब्बास साहब, आपसे आखिरी सवाल है, जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने किसी भी चीफ जस्टिस को इस तरह से उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हों, दुश्मनाम तराजी की हो और एक तरह से उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको चैलेंज किया हो, जिस तरह से बानी पीटीआई करते हैं। तो ये भी तो गैर मुनासिब बात है। आप फैसलों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं या उन फैसलों की यानी अपनी सपोर्ट में मज़ीद दलाइल लेके आ सकते हैं कि फ़ैसला हमारे हक़ में आ सकता था इन वजूहात की बिना पर, लेकिन एक एविडेंस के बग़ैर और एक तरह से सब्जेक्टिव सी स्टेटमेंट दे देना कि जी फ़लाँ जानिबदार है, फ़लाँ जानिबदार नहीं है और फ़लाँ तारीख़ी तौर पर जानिबदार है, तो ये भी तो मुनासिब बात नहीं है। आप जब यानी इतने बड़े ओहदे के ऊपर बराजमान रहे हों तो आपको भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे मामलात में गैर जानिबदार हैं या नहीं है, जानिबदार हैं। तो ये तो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जमात हमलावर हो गई और वहां पे दीवारें फलांग के अंदर घुस गई। आप तारीख को अगर देखें, पढ़ें, यहाँ पे तो बहुत कुछ होता रहा है। ये तो सिर्फ जो है फैसलों पे तनकीद की जा रही है। और आपने कहा कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे काजी साहब। देखें, अगर कानून में और अगर आइन में अमेंडमेंट हो जाती है और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी एज जो है उसको बढ़ा के 65 की बजाय 68 कर दिया जाता है, तो वो अल्टीमेटली जो है वो उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तब अगर काजी साहब जब तक रिजाइन नहीं देंगे, और मैं नहीं समझता अगर एज बढ़ जाएगी तो काजी साहब जो है वो इस्तीफा देके घर चले जाएंगे। मुझे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब और बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और आखिर में एक यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उनका बयान शामिल करना चाहूँगा जो उन्होंने पैलेस्टाइन की इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से दिया। उन्होंने कहा